हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल ऑनलाइन जुडिशरी। ऑनलाइन जुडिशरी में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है मोहित चौहान और आज हम अपने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की सीरीज़ की क्लास 6 पर हैं। ये हमारी क्लास 6 है जिसके अंदर हम कॉम्पिटेंसी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात करेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक कर सकते हैं। और अगर आप इस सेशन की पीडीएफ लेना चाहते हैं तो इस दिए गए टेलीग्राम के क्यूआर कोड को स्कैन करके हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं और इसकी पीडीएफ ले सकते हैं। और हमसे इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हैं। तो आज हम अपने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की सीरीज़ की क्लास 6 में जो है वो कॉम्पिटेंसी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बारे में चर्चा करेंगे कि एक कॉन्ट्रैक्ट को जब बनता है तो उसकी जो पार्टीज होती हैं वो कॉम्पिटेंट होनी चाहिए। जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि एक एग्रीमेंट जो है वो एनफोर्सेबल बाय लॉ होना चाहिए और उस जो सेक्शन 10 की कंडीशन है वो फुलफिल होनी चाहिए। और सेक्शन 10 की कंडीशन हमारी बताती हैं कि जो हमारी पार्टीज़ हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कॉम्पिटेंट होनी चाहिए, तभी एक जो है वो कॉन्ट्रैक्ट का फॉर्मेशन होगा। तो आज हम अपनी इस वीडियो में कौन कौन से टॉपिक पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट कौन कौन होते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। फिर हम इसी वीडियो में माइनर्स एग्रीमेंट क्या होता है और उसकी जो नेचर है उसका क्या होता है उसके बारे में बात करेंगे सारे। फिर हम अनसाउंड माइंड का जो के व्यक्ति के द्वारा कोई एग्रीमेंट कर लिया जाता है तो उस पर हम चर्चा करेंगे कि उसका जो इफ़ेक्ट होगा वो क्या होगा। और हमारा फोर्थ टॉपिक होगा डिस्क्वालीफाइड अंडर एनी लॉ। अगर किसी व्यक्ति को किसी लॉ के द्वारा डिस्क्वालीफाइड कर दिया गया है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए और अगर वह व्यक्ति कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है तो उसका जो इफ़ेक्ट होगा वो क्या होगा, तो इसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। तो आज हम जो है पहला टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं कि कौन कौन जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कॉम्पिटेंट होते हैं। तो देखिए जो कॉम्पिटेंसी है वो हमारे सेक्शन 11 में बताई गई कि जो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए जो कॉम्पिटेंट होंगे वो कौन कौन व्यक्ति होंगे। तो हम अपना सेक्शन 11 बेयर एक्ट में निकालते हैं और उसको रीड करते हैं कि क्या होगा, एक कॉन्ट्रैक्ट का जो कॉम्पिटेंसी है वो क्या होगी। तो ये हमारा सेक्शन 11 है। सेक्शन 11 ये हमारा ये है, हु आर कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, मतलब कौन जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कॉम्पिटेंट होगा। तो इसमें है एवरी पर्सन, मतलब प्रत्येक व्यक्ति इज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट हु, जो कि इज द एज ऑफ मेजोरिटी, मतलब कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कौन कॉम्पिटेंट है, जो कि मेजोरिटी वाला व्यक्ति होना चाहिए, जो कि नॉर्मली 18 साल से 18 ईयर्स से ज़्यादा का पर्सन होना चाहिए अकॉर्डिंग टू द लॉ के अनुसार, विच ही इज सब्जेक्ट एंड हु इज साउंड माइंड, मतलब साउंड माइंड का व्यक्ति होना चाहिए। कोई अनसाउंड माइंड का व्यक्ति जो है वो कॉन्ट्रैक्ट फॉर्मेशन नहीं कर सकता। एंड इज नॉट डिस्क्वालीफाइड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग बाय एनी लॉ टू विच ही इज सब्जेक्ट, मतलब किसी कॉन्ट्रैक्ट को करने के लिए किसी व्यक्ति को किसी लॉ के द्वारा अगर मना कर दिया गया है कि वो जो है कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म नहीं कर सकता किसी प्रकार का, तो उस व्यक्ति के द्वारा अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म किया जाता है तो वह भी कॉन्ट्रैक्ट कॉम्पिटेंट नहीं माना जाएगा। तो हमारी जो इसमें 3 कंडीशन दी गई हैं, पहला है हमारा मेजोरिटी अटेंड कर ली गई, पर्सन के द्वारा मेजोरिटी अटेंड कर ली गई हो। दूसरा है हमारा साउंड माइंड का व्यक्ति होना चाहिए और थर्ड है हमारा किसी लॉ के द्वारा डिस्क्वालीफाइड ना किया गया हो। तो ये 3 प्रकार के व्यक्ति जो हैं वो हमारे कॉम्पिटेंट कहलाते हैं। तो हम इसको बोर्ड पर देखते हैं। तो जो हमारा सेक्शन 11 हमारा मोटा मोटा क्या बात करता है, एवरी पर्सन इज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, मतलब प्रत्येक व्यक्ति कॉम्पिटेंट होता है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए जो कि मेजर हो, साउंड माइंड का हो और नॉट डिस्क्वालीफाइड बाय एनी लॉ हो।
तो ये 3 प्रकार के व्यक्ति जो हैं वो हमारे कॉम्पिटेंट माने जाते हैं। देखिए इस प्रिंसिपल को मतलब जो ये जो मेजर होना चाहिए या साउंड माइंड का होना चाहिए, इनको जो मेन पर्पस था कॉन्ट्रैक्ट में लाने का, वो पर्पस था कि जो पार्टीज़ हैं वो मैच्योर होनी चाहिए कि हम किस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर अपनी ऑब्लिगेशन फुलफिल कर पाएंगे, या जो हमारा कॉन्सिक्वेंसेस होंगे उस कॉन्ट्रैक्ट में जाने के बाद वो हम उसको प्रॉपरली निभा पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो इसके जो मेन प्रिंसिपल था वो यही पर्पस था इसको रखने का कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, कि पार्टी जो है वो हमारी कॉन्ट्रैक्ट कॉम्पिटेंट होनी चाहिए। तो अब हम अपने दूसरे टॉपिक पे, और इसके मेन एसेंशियल का जो पहला था हमारा मेजर, उसमें इसका जो अपोजिट है माइनर्स एग्रीमेंट, उसके बारे में हम बात करते हैं। ये जो है एग्ज़ाम्स में बहुत पूछा जाता है कि माइनर का एग्रीमेंट क्या होता है, मतलब वॉइड होता है, वॉइडेबल होता है, मतलब क्या होता है, उसके बारे में हम पूछ लिया जाता है। तो अब हम माइनर्स एग्रीमेंट के बारे में चर्चा करते हैं। तो देखिए जो हमारा इंडियन मेजॉरिटी एक्ट है 18, ये क्या लिखा हुआ है, ये नहीं है। जो हमारा इंडियन मेजॉरिटी एक्ट है हमारा 1875 का, ये ओके, इंडियन मेजॉरिटी एक्ट 1875 का जो हमारा एक्ट है, उसके द्वारा जो हमारा बताया गया कि कौन व्यक्ति जो है वो मेजर होगा। तो मेजर कौन व्यक्ति होगा, जो एबव द 18 ईयर्स, जो 18 साल से ज़्यादा, जो 18 साल की अपनी उम्र पूरी कर चुका होगा, वो व्यक्ति हमारा मेजर माना जाता है इंडियन मेजॉरिटी एक्ट 1875 के अनुसार। तो इसमें जो है मतलब अकॉर्डिंग टू इंडियन मेजॉरिटी एक्ट, माइनर इज अ पर्सन हु हैज़ नॉट कंप्लीट द एज ऑफ 18 ईयर्स। मतलब माइनर कौन होगा, जो 18 साल की उम्र पूरी नहीं कर चुका है, वह व्यक्ति जो है वो हमारा माइनर्स की कैटेगरी में आता है। तो देखिए माइनर्स का जो एग्रीमेंट है वो हमारा कहीं पर भी उस सेक्शन 11 में यह बताया नहीं गया कि माइनर्स का जो एग्रीमेंट होगा वो क्या होगा। सेक्शन 11 क्या, पूरे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में ये नहीं डिफाइन किया गया है, ये नहीं बताया गया है कि जो माइनर्स का जो एग्रीमेंट होगा वो हमारा, उसका जो नेचर होगा वो क्या होगा। तो ये जो सबसे पहले जो हमारा नेचर था, मतलब माइनर्स का एग्रीमेंट क्या होगा, वो हमारा एक केस में डिसाइड किया गया था, जो कि हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट केस है, मोहरी बीवी वर्सेस धर्मदास घोष का। ये हमारा केस है प्रीवी काउंसिल का, मोहरी बीवी वर्सेस धर्मदास घोष। इसके अंदर देखिए हम पहले इसके फैक्ट देखते हैं। ये जो माइनर्स के जो एग्रीमेंट था, ये कोर्ट के सामने जब पहुंचा, तो ये जो लोअर कोर्ट थे हमारे देश में उस टाइम पर, उनके पास ही माइनर्स के एग्रीमेंट पहुंच रहे थे। तो बहुत सारे कोर्ट उसको वॉइड बता रहे थे, कुछ वॉइडेबल बता रहे थे। लेकिन जब ये प्रीवी काउंसिल के पास पहुंचा ये मैटर, धर्मदास घोष का 1902 का यह केस है। इसके अंदर क्या था कि एक जो है महाजन था, महाजन बोलते हैं जो पहले गांव में जो है वो लोन प्रोवाइड किया करते थे, कुछ गिरमे रख करके, कुछ प्रॉपर्टी वगैरह आपकी गिरमे रख करके जो लोन प्रोवाइड करते थे, हम उसको महाजन बोलते थे। तो ये जो धर्मदास घोष था हमारा, ये एक माइनर था। धर्मदास घोष जो था ये हमारा एक माइनर था, और ये जो है महाजन के पास जाता है और उसको अपना एक घर की जो है वो मॉर्गेज कर देता है, अपना घर जो है वो मॉर्गेज कर देता है, और उससे जो है कुछ अमाउंट लोन पर ले लेता है। इसका जो उस क्या बोलते हैं महाजन है, उसका जो एजेंट था, उस एजेंट के थ्रू ये आया था और महाजन से लोन लेने के लिए। और उस महाजन का जो वो एजेंट था, उसको यह मालूम था कि ये जो धर्मदास है ये एक माइनर है,
लेकिन वो इसको बिना कुछ समझाए और बताए उसको लोन दे देता है और उसका घर जो है वो मॉर्गेज कर लेता है। तो जब इसके धर्मदास घोष की जब माता को जब पता चलता है, इसकी जो मदर को जब पता चलता है कि ऐसे ऐसे ये काम मतलब ऐसे ऐसे लोन ले आया है, तो ये जो उसकी माता जो है वो कोर्ट जाती है, उसकी मदर जो है धर्मदास घोष की जो है कोर्ट जाती हैं। तब कोर्ट में यह कहती है कि जो ये है लड़का ये माइनर है और इस माइनर का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वॉइड होता है, तो मेरा जो घर है वो उसको रिलीज़ किया जाए। तब जो है वो हमारे जो महाजन है वो प्रीवी काउंसिल के सामने कुछ कंटेंशन रखता है, कुछ जो है बात रखता है कि जिसमें कि हमारी पहली जो बात है वो थी माइनर्स एग्रीमेंट इज वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। मतलब माइनर्स का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो एक वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है, नोट अ वॉइड एग्रीमेंट। मतलब एग्रीमेंट वॉइड नहीं है, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है, मतलब हम कॉन्ट्रैक्ट वॉइड कर सकते हैं, लेकिन हमारा जो एग्रीमेंट है वो वॉइड नहीं है। मतलब पहले वॉइड नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट हमारा वॉइडेबल माना जाएगा। दूसरा कहता है प्रिंसिपल ऑफ ईस्टोपल शुड अप्लाई, मतलब ईस्टोपल का जो प्रिंसिपल है वो अप्लाई होना चाहिए इस पर। और थर्ड है इफ मॉर्गेज डीड कुड नॉट बी एनफोर्स द माइनर शुड रिटर्न द बेनिफिट ही हैज रिसीव्ड अंडर सेक्शन 64 एंड 65। मतलब अगर मॉर्गेज डीड जो है वो एनफोर्स नहीं कराई जा सकती हमारी, तो जो माइनर्स ने लोन लिया है, जो बेनिफिट लिया है, तो उसको जो है वो वापस करने चाहिए अंडर 64 और 65 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में। तो ये तीन बातें जो है वो महाजन जो है वो प्रीवी काउंसिल के सामने रखता है। तब जो है प्रीवी काउंसिल जो है वो हमारा इस पर जो है वो जवाब, मतलब उस पर जो है वो ऑब्जर्वेशन करता है कि जो माइनर्स का एग्रीमेंट है, जो माइनर्स के द्वारा जो कॉन्ट्रैक्ट किया गया है वो हमारा वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। मतलब ये जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वॉइडेबल नहीं है, जबकि जो है ये जो एग्रीमेंट है ये वॉइड एब इनिशियो है। मतलब वॉइड एब इनिशियो एक लैटिन टर्म है जिसका मतलब है कि शुरुआत से ही जो है वो हमारा एग्रीमेंट जो है वो वॉइड था। मतलब कोई एग्रीमेंट भी नहीं बना है, एग्रीमेंट तो वॉइड जब होगा जब कोई एग्रीमेंट बनेगा। मतलब कोई एग्रीमेंट ही फॉर्म नहीं हुआ है तो कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट तो बहुत दूर की बात है। ये जो है हमारे प्रीवी काउंसिल की ऑब्जर्वेशन थी कि जो माइनर्स का एग्रीमेंट है वो वॉइड एब इनिशियो है, मतलब शुरुआत से ही वॉइड है। कोई एग्रीमेंट तो फॉर्म नहीं हुआ है तो वॉइडेबल या वॉइड होना तो बहुत दूर की बात है, ये बताता है। और फिर जो डॉक्ट्रिन ऑफ ईस्टोपल लगाने की बात जो है वो महाजन करता है, तो उस पर जो है कोर्ट बोलता है कि ईस्टोपल जो है डॉक्ट्रिन वो एप्लीकेबल नहीं होगी, क्योंकि ये एक सेटल्ड लॉ है। इट इज़ अ सेटल्ड लॉ प्रिंसिपल दैट ईस्टोपल डज नॉट ऑपरेट अगेंस्ट द लॉ। ये लॉ है अगेंस्ट द लॉ, मतलब जो ईस्टोपल है वो जो है वो लॉ के अगेंस्ट नहीं लग सकती। तो ये जो है हमारे सेक्शन 11 में दिया गया है कि कोई भी जो व्यक्ति है वो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए मेजर होना चाहिए। तो ये जो लॉ दिया गया है तो इसके अगेंस्ट तो जा कर के ईस्टोपल नहीं लग सकता। तो यहाँ पर ईस्टोपल का भी जो क्या बोलते हैं डॉक्ट्रिन है हमारी वो अप्लाई नहीं हो रही थी इस पर भी। तो इसके जो तीनों जो कॉन्टेक्स्ट दिए गए थे, माइनर्स का एग्रीमेंट वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो कोर्ट ने उसको समझा दिया कि ये वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, ये बल्कि एक वॉइड एब इनिशियो, मतलब शुरुआत से ही एक एग्रीमेंट जो है वो वॉइड है। तो ये वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट या वॉइड एग्रीमेंट तो बहुत बाद की बात है, लेकिन जब ये कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट ही नहीं बन सकता तो ये वॉइड या वॉइडेबल तो बाद में बनेगा। फिर इसमें ईस्टोपल की बात करता है, तो वो ईस्टोपल के लिए भी कोर्ट मना कर देता है कि ईस्टोपल जो है वो लॉ के अगेंस्ट जा कर के अप्लाई नहीं हो सकता। थर्ड हमारा जो इसमें बताया इन्होंने वो कहा प्ली की थी
कि जो मॉर्गेज डीड है वो अगर हमारी एनफोर्स नहीं हो सकती तो जो माइनर्स के द्वारा उसको लोन या बेनिफिट्स प्रोवाइड करे गए हैं वो हमारी वापस कर देनी चाहिए, जो कि हमारे सेक्शन 64 और 65 में दिए गए हैं। तो इसमें कोर्ट इसमें भी ये बताता है कि जब 64 और 65 जो है, 64 हमारा बात करता है जो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वॉइडेबल हो गए हैं, उनमें अगर कोई बेनिफिट प्राप्त किया गया है तो वो जो है दूसरी पार्टी को लौटाना पड़ता है। तो इसमें जब पहले ही कोर्ट यह कह चुका है कि ये कोई कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है, वॉइडेबल तो बहुत दूर की बात, तो इसमें सेक्शन 64 भी नहीं लगता। और 65 हमारा बात करता है ये वॉइड एग्रीमेंट्स की, तो ना हमारा ये वॉइड एग्रीमेंट्स है ना वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है, तो ये वाला भी कॉन्ट्रैक्ट हमारा अप्लाई नहीं होता। तो मतलब जो माइनर्स का एग्रीमेंट है ये वॉइड एब इनिशियो है। अगर कोई माइनर्स के द्वारा कोई बेनिफिट्स प्राप्त कर लिए गए हैं तो वो माइनर उनको लौटाने के लिए जो है वो बाध्य नहीं किया जा सकता, बाउंड नहीं किया जा सकता, ये हमारा प्रीवी काउंसिल कहता है। इसके मोहरी बीवी वर्सेस धर्मदास घोष के केस में हमारा जो माइनर्स का एग्रीमेंट या माइनर्स का कॉन्ट्रैक्ट है उसके बारे में जो कंट्रोवर्सी है वो जाकर के फाइनल होती है। इसमें एक चीज़ और आती है कि अगर माइनर्स जो है जब मेजॉरिटी हो जाए, जब मेजर हो जाए, मेजॉरिटी प्रदान कर ले, तब क्या वो रेटिफिकेशन के द्वारा जो है उस जो कॉन्ट्रैक्ट उसका वॉइडेबल मतलब वॉइड एब इनिशियो था उसको जो है रेटिफिकेशन कर सकता है? तो जो है ये रेटिफिकेशन भी नहीं कर सकता, ये माइनर्स पर एप्लीकेबल नहीं होती, क्योंकि उसमें जो है जब वो उसका रेटिफिकेशन कर रहा है तो उसमें कोई कंसिडरेशन नहीं दिया जा रहा, तो इसलिए जो है वॉइड एब इनिशियो ही रहता है। लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शन है, जो ये रेटिफिकेशन वाला था, जो हमारा सेक्शन 68 है, जिसमें अगर कोई व्यक्ति किसी नेसेसरी मतलब इसके एक्सेप्शन लिख लीजिए आप, एक्सेप्शन है इसके, एक्सेप्शन रेटिफिकेशन के हमारे एक्सेप्शन है सेक्शन 68 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का ही, और एक सेक्शन 184 है हमारा, ये हमारे एक्सेप्शन में आते हैं। मतलब 184 में तो है कि हमारे जो एजेंट है वो कोई भी हो सकता है, मतलब ये एजेंसी का सेक्शन है, एजेंट जो है वो कोई भी व्यक्ति हो सकता है, मतलब मेजर भी व्यक्ति एजेंट बनाया जा सकता है और माइनर्स भी एजेंट बनाया जा सकता है। लेकिन इसके अंदर कोई अगर माइनर जो है कोई कॉन्ट्रैक्ट करता है तो वो एजेंसी के अंदर कॉन्ट्रैक्ट माइनर्स के नहीं, उसके प्रिंसिपल पर जो है वो एग्रीमेंट वो जो कॉन्ट्रैक्ट है वो फॉर्म होता है। और सेक्शन 68 हमारा बात करता है जो नेसेसरी में आकर किसी व्यक्ति ने कोई थिंग जो है कुछ जो नेसेसरी थिंग है वो प्रोवाइड कर दी है कहीं किसी व्यक्ति के द्वारा किसी अनसाउंड माइंड को या किसी माइनर्स को, तो वो जो व्यक्ति है उसको बाद में उसकी प्रॉपर्टी से उसका रिम्बर्समेंट करने का जो है वो राइट रखता है। अगर वो चाहे तो उसकी प्रॉपर्टी से उसको वसूल कर सकता है जो उसने नेसेसरी में उस माइनर्स को या उस अनसाउंड व्यक्ति को या किसी व्यक्ति को अगर कोई चीज़ प्रदान की है तो उसको जो है वो रिम्बर्समेंट कर सकता है। तो ये हमारा रेटिफिकेशन के कुछ 2 एक्सेप्शन थे। तो अब हम एक डॉक्ट्रिन पढ़ते हैं, इसमें डॉक्ट्रिन ऑफ रेस्टिट्यूशन, मतलब क्षतिपूर्ति जो है वो जो कि सेक्शन 65 में हमारी दी गई है, क्षतिपूर्ति की डॉक्ट्रिन है, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। डॉक्ट्रिन ऑफ रेस्टिट्यूशन ये हमारा सेक्शन 65 से आती है, डॉक्ट्रिन ऑफ रेस्टिट्यूशन। तो देखिए ये जो है हमारा सबसे पहले जो ये हमारी डॉक्ट्रिन ऑफ रेस्टिट्यूशन ये हमारी अभी हमने ये पढ़ी थी एक प्रकार से, जो मोहरी बीवी वर्सेस धर्मदास घोष के केस में ये सबसे पहले प्रीवी काउंसिल ने इसको हेल्ड किया था कि माइनर्स अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट में या किसी एग्रीमेंट में एंटर करता है तो वो जो है इस डॉक्ट्रिन ऑफ रेस्टिट्यूशन के अंदर भी
लायबल नहीं होगा। क्योंकि देखिए एक सिंपल है, क्योंकि माइनर्स का जो एग्रीमेंट है वो हमारा वॉइड एब इनिशियो है, ना कि वॉइडेबल सॉरी माइनर्स का जो एग्रीमेंट है वो वॉइड एब इनिशियो है, ना वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है, ना वॉइड एग्रीमेंट है। तो ये तो कोई रेस्टिट्यूशन या क्षतिपूर्ति की तो कोई बात ही नहीं करता हो सकती। इसलिए कोर्ट ने जो है हमारी मोरी बीवी वर्सेस धर्मदास घोष के केस में सबसे पहले हमारी प्रीवी काउंसिल ने जो है हेल्ड कर दिया था। डॉक्ट्रिन ऑफ रेस्टिट्यूशन यही है, मतलब माइनर्स इज नॉट लायबल टू रिटर्न द बेनिफिट। तो अब हम अपना थर्ड टॉपिक पढ़ते हैं। अनसाउंड पर्सन के द्वारा किया गया कोई कॉन्ट्रैक्ट है तो वो कब वैलिड होगा और कब जो है वो वॉइड होगा। तो देखिए जो हमारा अनसाउंड माइंड का जो पर्सन है अगर वो कॉन्ट्रैक्ट करता है तो उसकी जो इफेक्ट है वो हमारे सेक्शन 12 में बताया गया है। तो हम अपना सेक्शन 12 खोलते हैं सबसे पहले बेयर एक्ट में। ये हमारा सेक्शन 12 है। इसमें है व्हाट इज अ साउंड माइंड फॉर द पर्पज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, मतलब कौन व्यक्ति साउंड माइंड माना जाए कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। इसके अंदर है अ पर्सन इज सेड टू बी साउंड माइंड, मतलब एक व्यक्ति को हम साउंड माइंड कब कहेंगे, फॉर द पर्पज ऑफ मेकिंग अ कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए, इफ यदि ये चीज मोस्ट इम्पोर्टेंट है, एट द टाइम, मतलब जिस टाइम पर, व्हेन ही मेक्स इट, जब वह बनाता है, ही इज कैपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग, मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट बना रहा है उसको अंडरस्टैंड करने के लिए कैपेबल है। फॉर्मिंग अ रेशनल जजमेंट, मतलब उस जो कॉन्ट्रैक्ट है उसमें क्या ऑब्लिगेशन होंगे, उस पर कॉन्ट्रैक्ट का क्या कॉन्सिक्वेंस होगा, उसको उस पर एक रेशनल जजमेंट बनाने के लिए कैपेबल है। उस व्यक्ति को जो है वो हम साउंड माइंड मानेंगे एज टू इट्स अफेक्ट अपॉन हिज इंटरेस्ट। देखिए कौन व्यक्ति कब कब जो है वो साउंड माइंड माना जाएगा। अ पर्सन हु इज यूजुअली अनसाउंड माइंड, मतलब कोई व्यक्ति यूजुअली अनसाउंड माइंड होता है बट ओकेजनली ऑफ साउंड माइंड, मतलब वो कभी कभी जो है वो अनसाउंड माइंड होता है और कभी कभी जो है वो ओकेजनली जो है वो साउंड माइंड रहता है। और कभी कभी मतलब कोई किसी उस पर टाइम पर जो है वो अनसाउंड माइंड हो जाता है, लेकिन वो ओकेजनली साउंड माइंड ही रहता है। तो जब वह व्यक्ति साउंड माइंड होगा, जिस टाइम पीरियड में वह व्यक्ति साउंड माइंड होगा, तब वह जो है वो कॉन्ट्रैक्ट बना सकता है। ऐसे ही एक अ पर्सन हु इज यूजुअली ऑफ साउंड माइंड, अ पर्सन हु इज यूजुअली ऑफ साउंड माइंड बट ओकेजनली ऑफ अनसाउंड माइंड, मतलब एक व्यक्ति जो है वो यूजुअली साउंड माइंड ही रहता है और ओकेजनली जो है वो अनसाउंड माइंड हो जाता है। तो जब वो है वो अनसाउंड माइंड हो जाता है तब वह कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना सकता, लेकिन जब वह व्यक्ति जो है वो साउंड माइंड का जो उस टाइम पर रहता है, अपने होशो हवास में वह रहता है, तब उस टाइम पर कोई कॉन्ट्रैक्ट बनाता है तो उस कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्सेबल किया जा सकता है। लेकिन अगर वह व्यक्ति अनसाउंड माइंड जब है, जिस टाइम पीरियड में वह अनसाउंड माइंड है, उस टाइम पीरियड में अगर वो कॉन्ट्रैक्ट बनाता है तो वह एनफोर्सेबल नहीं कराया जा सकता। देखिए इसके अंदर जो है हमारा मेन जो वो है एट द टाइम, मतलब जिस टाइम जो है वो कॉन्ट्रैक्ट बना रहा है। मतलब ऐसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है वो ये मान लीजिए एक दिन है, अब इस दिन के अंदर एक व्यक्ति इतने टाइम के लिए जो है वो अनसाउंड माइंड रहता है, अनसाउंड। तो जब इतने टाइम के लिए जो है अनसाउंड रहता है तो उस टाइम पर जो है ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना सकता, नॉट फॉर्म अ कॉन्ट्रैक्ट।
जो अभी हमने सेक्शन पढ़ा उसका सिंपल मतलब यही है कि इतने टाइम के लिए जब वो अनसाउंड माइंड रहता है उतने टाइम के लिए वो कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म नहीं कर सकता। अगर वो इस टाइम में कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म करता है तो वो जो कॉन्ट्रैक्ट होगा वो वॉइड होगा, वो जो है कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होगा। लेकिन अगर इस टाइम पीरियड में या फिर इस टाइम पीरियड में अगर वो जो पर्सन है, ये पर्सन है, इस टाइम पीरियड और इस टाइम पीरियड में अगर ये कॉन्ट्रैक्ट बनाता है, कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म करता है, तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट होगा ये वैलिड होगा और इसको जो है कोर्ट के द्वारा एनफोर्स कराया जा सकता है। तो ये हमारा अनसाउंड माइंड जो सेक्शन 12 में दिया गया है उसके बारे में हमने पढ़ा है। इसके जो हम एक इलस्ट्रेशन देख लेते हैं जो सेक्शन 12 के अंदर ही दिए गए हैं। अ पेशेंट इन अ ल्यूनेटिक असाइलम हु इज एट इंटरवल ऑफ साउंड माइंड में कॉन्ट्रैक्ट ड्यूरिंग दोज इंटरवल। मतलब कोई ल्यूनेटिक असाइलम के कारण एक पेशेंट है, ल्यूनेटिक है, ल्यूनेटिक असाइलम में जब वह रहता है तो जब वह साउंड माइंड का होता है तब वह कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो वो जो है उस इंटरवल में जब वह साउंड माइंड का होता है तो उस टाइम पर वह कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। दूसरा है अ सेन मैन हु इज डिलीरियस फ्रॉम फीवर। मतलब कोई एक जो है सही व्यक्ति है जो है वो एक फीवर के कारण, और हु इज सो ड्रंक, जो है वो ड्रंक है। ही कैन नॉट अंडरस्टैंड, मतलब ही कैन नॉट अंडरस्टैंड द टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। मतलब कॉन्ट्रैक्ट की जो टर्म्स है वो उन टर्म्स को समझने के लिए जो है वो अंडरस्टैंड नहीं है। और फॉर्म अ रेशनल जजमेंट, ना ही वो जो कॉन्ट्रैक्ट बना रहा है उस पर कोई रेशनल जजमेंट बनाने के लिए ना ही उसको समझ पा रहा है। ऑफ इट्स इफेक्ट ऑफ हिज इंटरेस्ट, उसके जो इंटरेस्ट है उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। कैन नॉट कॉन्ट्रैक्ट, वो उस टाइम पर कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। वैन विलिस्ट सच डिलीरियम और ड्रंकनेस लास्ट, जब तक कि वह जो डिलीरियम या जो फीवर है उसका लास्ट नहीं हो जाता, या जब तक वो जो उसने ड्रंक किया है उसकी जो है वो पूरी समाप्त नहीं हो जाता, तब तक जो है वो कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म नहीं कर सकता। तो ये हमारा था। अब हमारा जो लास्ट टॉपिक था वो था हमारा डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ। अगर किसी व्यक्ति को लॉ के द्वारा कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए ही मना कर दिया गया हो और वो व्यक्ति कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो वो जो है वो एग्रीमेंट जो है वो हमारा वॉइड होता है। तो ये हमारा इसका थर्ड एलिमेंट था सेक्शन 11 का, जो कि हमारा कॉम्पिटेंसी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, मतलब कौन व्यक्ति जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है उसके बारे में बात करता था। जैसे कि इसमें हम एग्जाम्पल भी ले सकते हैं, इंसॉल्वेंट पर्सन या कंपनी। मतलब कोई व्यक्ति अगर इंसॉल्वेंट हो गया है या कोई कंपनी इंसॉल्वेंट घोषित हो गई है तो वो कॉन्ट्रैक्ट अगर किसी व्यक्ति से करती है तो वो जो एग्रीमेंट होगा वो वॉइड होगा। उसको वो जो दूसरा व्यक्ति है उसको पता है कि जो व्यक्ति है जिससे मैं कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूँ ये इंसॉल्वेंट है, लेकिन वो फिर भी अगर उससे कॉन्ट्रैक्ट करता है तो वो लॉ के द्वारा उसको एनफोर्स नहीं करवा सकता, क्योंकि जो कोर्ट ऑफ लॉ है उसके द्वारा उस व्यक्ति को इंसॉल्वेंट पहले ही घोषित कर दिया गया है, तो वो जो है डिस्क्वालीफाइड कर दिया गया है। ऐसे ही हमारा सेक्शन 136 ऑफ टीपी है जिसमें कि 100 इसमें हमारा बात करता है कि नो जज, मतलब कोई भी जज या लीगल प्रैक्टिशनर या कोई कोर्ट का ऑफिसर जो है वो जो एक्शनेबल क्लेम है उसको ना खरीद सकता है, ना उसका ट्रेड कर सकता है, ना उसको बेच सकता है। अगर किसी इंटरेस्ट में अगर कोई एक्शनेबल क्लेम कोर्ट में आया है तो उस एक्शनेबल क्लेम को जो है कोई लीगल प्रैक्टिशनर या कोई जज या कोई कोर्ट का जो है ऑफिसर उसको ना खरीद सकता है ना बेच सकता है। तो इस प्रोहिबिटेड किया गया है हमारे कोर्ट के ऑफिसर्स को, जो कि हमारे सेक्शन 136 ऑफ टीपीए में बताया गया। तो ये एक एग्जाम्पल था डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ, जैसे इन व्यक्ति को कर दिया गया है एक्शनेबल क्लेम के द्वारा। तो आज हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट की क्लास 6 थी जिसमें कि हमने जो है ये टॉपिक पढ़ लिए हमारे,
कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट की। तो आज के लिए इतना ही। और अगर आप ये PDF अगर आप लेना चाहते हैं तो हमारे इस QR कोड को स्कैन करके आप जो है PDF को ले सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल से। और आप इंस्टाग्राम पर इस QR कोड को स्कैन करके इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हैं। अगर किसी अन्य या किसी और टॉपिक पर अगर आप वीडियो चाहते हैं लॉ के बारे में तो कमेंट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड बाय।